सक्सेस के बाद अगर आप खुद को बड़ा आदमी समझने लगे तो यही से आपकी गिरावट की शुरुआत है। ईगो कोई स्टाइल नहीं, एक जहर है, लेकिन सही सोच, सही एक्शन और नम्रता इसे बदल सकती है। हमें ईगो नहीं, पर्पस चाहिए। ईगो इज द एनिमी बुक के राइटर रायन हॉलिडे यही सिखाते हैं कि असली ताकत ईगो छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी यानी अहंकार ही दुश्मन है से मिली कुछ अहम बातों को गहराई से समझेंगे। हाँ, हमारे पास इस किताब के अध्ययन या सारांश के कुछ अंश हैं और आज का हमारा मकसद है ये जानना कि कैसे हमारा अपना मैं, हमारा अहंकार हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हों, कामयाबी का स्वाद चख रहे हों या फिर नाकामयाबी का सामना कर रहे हों, कैसे ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। बिल्कुल। हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, कामयाब होना चाहते हैं और हार से सीखना चाहते हैं। पर क्या हो अगर इन तीनों सफर में एक ही दुश्मन लगातार हमें पीछे खींच रहा हो? आज हम उसी दुश्मन, हमारे अपने अहंकार की कहानी परत दर परत खोलेंगे। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतनी आम सी लगने वाली चीज, हमारा मैं, इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन सकती है। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात कहती है। क्या? कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया, हालात या दूसरे लोग नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बैठा हमारा अहंकार है। अच्छा। ये आत्म जागरूकता का दुश्मन है क्योंकि ये मानता है कि इसे सब पता है। ये सीखने का दुश्मन है क्योंकि सीखने के लिए मानना पड़ता है कि हम कहीं कम हैं। हाँ। और ये लचीलेपन का दुश्मन है क्योंकि ये हार मानने या रास्ता बदलने को अपनी तौहीन समझता है। सही। और यही वो गुण है, आत्म जागरूकता, सीखने की ललक, लचीलापन, जो किसी भी काम में महारत हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये किताब हमें बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने को कहती है। किताब ने इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में बांटा है ना, जिंदगी के 3 पड़ावों की तरह। एस्पायर यानी जब हम कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं। हाँ, आकांक्षा। सक्सेस यानी जब हमें कामयाबी मिल जाती है। सफलता। और फेलियर यानी जब हम नाकाम होते हैं। जी, असफलता। चलिए पहले पड़ाव आकांक्षा से शुरू करते हैं। जब हम किसी नए सफर पर निकलते हैं, कोई बड़ा सपना देखते हैं, तब ये अहंकार हमें कैसे भरमाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग असल काम शुरू करने से पहले ही उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। क्या ये भी अहंकार का ही खेल है? ये आकांक्षा के दौर का सबसे आम और कह सकते हैं खतरनाक जाल है। अच्छा। अहंकार को भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें करना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती और तारीफ मिलने की गुंजाइश होती है। हाँ, ये तो है। ये हमें काम करने के बजाय दिखने पर ज्यादा जोर देने को उकसाता है। हम असल में कोई हुनर सीखने, नींव मजबूत करने के बजाय जल्दी से पहचान बनाने, लोगों की नजरों में आने की कोशिश करने लगते हैं। सुनने और सीखने के बजाय हम बोलना और बताना ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अहंकार को लगता है कि वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है, कि वो खास है। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। कोई नई चीज सीखते वक्त भी मन में आवाज आती है, अरे ये तो आसान है, या मुझे तो ये आता ही है, और फिर हम बुनियादी बातों पर ध्यान दिए बिना ही आगे कूद जाते हैं। बिल्कुल। या फिर बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि कैसे एक दिन दुनिया हमें जानेगी, बिना ये सोचे कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा। ठीक कहा। अहंकार टैलेंट या प्रतिभा के विचार से बहुत प्रभावित रहता है। उसे लगता है कि कामयाबी सिर्फ पैदाइशी काबिलियत से मिलती है, जबकि ये किताब कहती है कि जुनून, एक साफ मकसद और सबसे बढ़कर लगातार किया जाने वाला अभ्यास या प्रैक्टिस, ये चीजें कोरी प्रतिभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद है। अच्छा। प्रतिभा तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो मेहनत और लगन से लिखी जाती है। लेकिन अहंकार हमें ये मानने नहीं देता, उसे मेहनत उबाऊ लगती है। हाँ। और इसी से जुड़ा है किताब का एक अहम मंत्र, काम काम काम। बातें नहीं, सिर्फ काम। हाँ, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने से उपलब्धि का एक झूठा एहसास मिलता है। लगता है हमने कुछ कर लिया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। किताब कहती है चुपचाप अपना काम करो, नतीजे खुद बोलेंगे। और वो उद्देश्य बनाम पद वाली बात भी इसी से जुड़ती है ना? अहंकार हमेशा टाइटल, स्टेटस, ओहदे के पीछे भागता है। बिल्कुल। उसे बाहरी पहचान चाहिए। हाँ, क्योंकि पद और स्टेटस समाज की नजर में सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। ये बाहरी मान्यता है जो अहंकार को बहुत भाती है।
लेकिन किताब कहती है कि बाहरी पद से ज्यादा जरूरी है अपने काम का उद्देश्य समझना। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। ये उद्देश्य अंदर से आता है और ज्यादा टिकाऊ होता है। सही। जब आपका ध्यान मकसद पर होता है तो बाहरी पहचान मिले ना मिले आप अपने काम से जुड़े रहते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है। आकांक्षा के दौर में किसी टाइटल के पीछे भागने से बेहतर है अपने क्यों को तलाशना और मजबूत करना। ये आपको भटकाव से बचाएगा। तो मतलब शुरुआत में अहंकार हमें सीखने से रोकता है, बातें ज्यादा करवाता है, मेहनत से दूर रखता है और झूठी पहचान के पीछे दौड़ाता है। ये तो हुई आकांक्षा की बात। जी। पर अजीब बात यह है, और जैसा किताब कहती है, कि जब मंजिल मिल जाती है, जब कामयाबी हाथ लगती है, तब ये दुश्मन और भी खतरनाक रूप ले लेता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ऐसा क्यों? ये सचमुच हैरान करने वाला लगता है, पर है बिल्कुल सच। सफलता एक मीठे जहर की तरह हो सकती है। मीठा जहर। हाँ, जैसे हमें कामयाबी मिलती है, अहंकार को खुराक मिल जाती है, वो और बड़ा और मजबूत हो जाता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम खास हैं, हम अजेय हैं, नियम हम पर लागू नहीं होते। अच्छा। इससे पैदा होता है घमंड, आत्मसंतोष यानी कंप्लेसेंसी और हकदारी की भावना, एंटाइटलमेंट, कि अब तो हमें सब कुछ मिलना ही चाहिए, हमने कमाया है। यहीं पर सबसे ज्यादा फिसलने का डर होता है। क्यों? क्योंकि सफलता अक्सर स्थायी नहीं होती और अहंकार हमें ये सच देखने नहीं देता। मैंने देखा है ऐसा होते हुए। शुरुआती कामयाबी के बाद लोग ढीले पड़ जाते हैं, मेहनत कम कर देते हैं, या फिर आलोचना सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, वो परफेक्ट हो गए हैं। एकदम सही। ये अहंकार का क्लासिक लक्षण है सफलता के दौर में। इसीलिए किताब कहती है, संयम बनाए रखो, सफलता का जश्न मनाओ, लेकिन उसके नशे में डूब मत जाओ, पैर जमीन पर रखो। याद रखो कि कहां से शुरू किया था और कितनी मेहनत लगी थी यहां तक पहुंचने में। वास्तविकता से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वरना अहंकार हमें अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद कर देता है। सही। किताब एक बहुत दमदार तस्वीर पेश करती है, जिसे वो एम्प्टी रूम या खाली कमरा कहती है। हाँ, खाली कमरा। सोचिए, आपकी सारी उपलब्धियां, बड़े दफ्तर, ट्रॉफियां, वाहवाही, ये सब एक कमरे में रखे हैं। पर अगर आप लगातार मेहनत करना छोड़ दें, अगर आपका चरित्र कमजोर पड़ जाए, तो चीजों में नहीं बल्कि उस इंसान में है जो उस कमरे को अपनी मेहनत और मूल्यों से भरता है। वाह, खाली कमरा। ये सोचने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये याद दिलाता है कि बाहरी तामझाम असलियत नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें उस बीमारी से बचने में मदद करता है जिसे किताब मैं की बीमारी कहती है। मैं की बीमारी। हाँ, अहंकार हर चीज को मेरे इर्द गिर्द घुमाता है। मेरी कामयाबी, मेरा योगदान, मेरा इनाम, मुझे क्या मिलेगा। सफलता के दौर में ये जरूरी है कि ध्यान मैं से हटाकर हम पर लाया जाए। टीम, मिशन, बड़ा मकसद, दूसरों के योगदान को पहचानना, श्रेय बांटना, ये सब अहंकार को काबू में रखने के तरीके हैं। और वो नौसीखिए की किस्मत वाला क्या मामला है? हाँ, एक और खतरा है जिसे किताब बिगिनर्स लक या नौसीखिए की किस्मत कहती है। कभी कभी शुरुआती सफलता सिर्फ भाग्य या सही समय पर सही जगह होने से मिल जाती है। अच्छा। लेकिन अहंकार उसे फौरन अपनी काबिलियत मान लेता है। ये खतरनाक है क्योंकि ये हमें सीखने और सुधार करने से रोकता है। हाँ, सही। असली परीक्षा तो तब होती है जब हमें लगातार मेहनत और अनुशासन से उस सफलता को दोहराना और बनाए रखना पड़ता है। तो कामयाबी के शिखर पर भी विनम्रता, जमीन से जुड़ाव और काम पर फोकस बनाए रखना, ये अहंकार के खिलाफ सबसे बड़े हथियार हैं। बिल्कुल। वरना वही कामयाबी हमें नीचे खींच सकती है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो शायद सबसे मुश्किल होता है, असफलता, फेलियर। जब हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, जब हमारी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है, तब अहंकार कैसे हमें ठीक ढंग से इसका सामना करने से रोकता है? क्यों हम फौरन बचाव करने लगते हैं? हाँ, दूसरों पर इल्जाम डालने लगते हैं या अपनी गलतियों से सीखने से ही इनकार कर देते हैं? देखिए, असफलता अहंकार के लिए जहर की तरह है। वो इसे एक व्यक्तिगत हमला, अपनी बेइज्जती और एक स्थायी दाग की तरह देखता है। अहंकार को लगता है मैं नाकाम हो गया, मतलब मैं ही बेकार हूँ हमेशा के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि असफलता जिंदगी का, किसी भी कोशिश का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये एक अस्थायी स्थिति है, कोई अंतिम फैसला नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये सीखने और मजबूत बनने का सबसे बड़ा मौका है। हाँ।
लेकिन अहंकार हमें ये नजरिए अपनाने ही नहीं देता। वो हमें कड़वाहट, निराशा और शर्मिंदगी में डुबो देता है। ये बहुत आम प्रतिक्रिया है। या तो लोग दूसरों को कोसने लगते हैं, हालात खराब थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी। सही। या फिर पूरी तरह हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं, जैसे अब कुछ हो ही नहीं सकता। यही अहंकार का बचाव तंत्र है। दूसरों पर दोष मढ़ना या पूरी तरह हार मान लेना, दोनों ही सूरतों में हमें अपनी कमी या गलती का सामना नहीं करना पड़ता। किताब का संदेश है, लड़ो, भागो मत। फाइट डोंट फ्लाइट। जब असफलता सामने आए तो अहंकार हमें भागने या छिपने को कहता है, लेकिन असली ताकत इस झटके को ईंधन बनाने में है। ईंधन मतलब लचीलापन, रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प के साथ वापसी करने में है। यहीं पर किताब एक और बहुत काम की बात बताती है, जीवित समय बनाम मृत समय। जीवित समय बनाम मृत समय, ये क्या है, थोड़ा समझाइए। हाँ, ये फर्क ऐसा है, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। मृत समय है सिर्फ झुंझलाना, हॉर्न बजाना और वक्त बर्बाद करना। हाँ, होता है। जीवित समय है उसी वक्त का इस्तेमाल करना, कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनना, कुछ नया सीखना, कोई जरूरी कॉल निपटाना या आगे की योजना बनाना। अच्छा। इसी तरह जब जिंदगी में मुश्किल दौर आता है, जब हम असफल होते हैं, तो अहंकार हमें कड़वा, निष्क्रिय और शिकायती बना देता है। ये है मृत समय बिताना। हाँ। हम बस वक्त काट रहे होते हैं, कुछ सीख या कर नहीं रहे होते। इसके विपरीत जीवित समय का मतलब है हर पल का, खासकर मुश्किल पलों का इस्तेमाल करना, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी कमियों को समझने के लिए, अगली कोशिश की तैयारी करने के लिए। मुश्किल वक्त को भी विकास के अवसर में बदलना। हाँ, यही है जीवित समय जीना। ये सुनना आसान है, पर करना कितना मुश्किल होगा। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब शांत रहकर सीखने पर ध्यान देना। इसके लिए तो बहुत आत्मा अनुशासन चाहिए। बिल्कुल। अहंकार तो अंदर से चीखता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, ये आसान नहीं है। अहंकार हर छोटी मोटी परेशानी को भी बड़ा चढ़ाकर एक त्रासदी बना देता है, खूब ड्रामा रचता है। इसके ठीक उलट लचीलापन हमें सिखाता है कि शांत रहें, स्थिर रहें और भावनाओं में बहने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समाधान पर फोकस। हाँ, नाटक करने से हालात नहीं बदलते, उनसे जूझने से बदलते हैं। तो असफलता के दौर में भी जैसे आकांक्षा और सफलता के दौर में था, अंतिम संदेश यही है, हमारा असली मुकाबला दुनिया या हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठे दुश्मन, हमारे अपने अहंकार से है। सही। वही हमें कड़वा बनाता है, सीखने से रोकता है और आगे बढ़ने नहीं देता। ये तो साफ हो गया कि अहंकार एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है, हमारी उम्मीदों को धुंधला करता है, कामयाबी को जहरीला बनाता है और नाकामी से उभरने नहीं देता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इससे लड़ेंगे कैसे? क्या किताब इस दुश्मन को काबू में करने के कुछ तरीके, कुछ हथियार भी बताती है? हाँ, अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ मर्ज बताकर नहीं छोड़ती, इलाज भी बताती है। अच्छा। और ये इलाज काफी हद तक स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म पर आधारित है, जो भावनाओं पर नियंत्रण और विवेक पर जोर देता है। स्टोइसिज्म, हाँ। कुछ मुख्य उपाय है। पहला और सबसे जरूरी, विनम्रता विकसित करना। विनम्रता? हाँ, ये कोई निष्क्रिय गुण नहीं है, बल्कि इसका सक्रिय रूप से अभ्यास करना होता है। अपनी कमियों को पहचानना, मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। दूसरों को सुनना, उनसे सीखना, भले ही वो हमसे पद या उम्र में छोटे क्यों ना हो। विनम्रता यानी ये मानना कि हम अधूरे हैं और हमेशा रह सकते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। हाँ, और इसे अपनी ताकत समझना, कमजोरी नहीं। दूसरा उपाय है प्रक्रिया को अपनाना। प्रक्रिया को मतलब? रोजमर्रा के काम, छोटी छोटी कोशिशें, उबाऊ लगने वाली मेहनत, इनसे प्यार करना सीखना। हमारा ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम या मंजिल पर नहीं होना चाहिए, एक दिन मैं ये बन जाऊंगा, बल्कि उस रोज के सफर पर होना चाहिए। आज मैं ये काम अच्छी तरह करूंगा। ध्यान होने के बजाय करने पर लाना, क्योंकि असल विकास उसी प्रक्रिया में छिपा है। यानी काम पर फोकस, परिणाम की चिंता किए बिना या कम चिंता के साथ। चिंता न करना शायद मुश्किल हो, लेकिन तीसरा उपाय इसी से जुड़ा है, वैराग्य या अनासक्ति का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट। अनासक्ति? हाँ, इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान को, अपनी खुशी को बाहरी परिणामों से पूरी तरह ना जोड़ना। चाहे आप सफल हों या असफल, आपका मूल्य आपके चरित्र, आपकी कोशिशों और आपके इरादों से तय होता है, न कि सिर्फ नतीजों से।
नतीजे हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, पर कोशिश करना हमारे हाथ में होता है। ये सोच हमें हार में बिखरने और जीत में अहंकारी होने से बचाती है। ये बहुत गहरा विचार है। अपनी पहचान को अपनी कामयाबी या नाकामी से अलग करना। और क्या उपाय हैं? चौथा है बात करने पर मौन को प्राथमिकता देना। कम बोलना? हाँ, कम बोलना और ज्यादा करना। अपने काम को खुद बोलने देना। बेवजह अपनी तारीफ करने, अपनी योजनाओं का बखान करने या हर बात पर अपनी राय देने से बचना। खामोशी में एक ताकत होती है, वो हमें सोचने और निरीक्षण करने का मौका देती है। अहंकार हमेशा शोर मचाना चाहता है, खामोशी उसे पसंद नहीं। और आखिरी उपाय, जो शायद आकांक्षा वाले हिस्से से भी जुड़ता है, वो उद्देश्य वाला। हाँ बिल्कुल, वो है जुनून पर उद्देश्य को प्राथमिकता देना। पैशन से ज्यादा पर्पस। जी, जुनून अक्सर तेज उठता है और बैठ जाता है। ये मैं पर केंद्रित हो सकता है। मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इसमें बेस्ट बनना है, मुझे शोहरत चाहिए। ये अहंकार से प्रेरित हो सकता है। जबकि उद्देश्य ज्यादा गहरा, स्थिर और टिकाऊ होता है। ये क्यों से जुड़ा होता है। मुझे ये करना है क्योंकि ये जरूरी है, इससे दूसरों का भला होगा, ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है। सही। जब आपके पास एक मजबूत उद्देश्य होता है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें, असफलताएं और जुनून का ठंडा पड़ जाना, ये सब आपको डिगा नहीं पाते। उद्देश्य आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, अंदर की ओर। ये समझना कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। हाँ। अहंकार वो लेंस है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, और अगर लेंस ही गंदा या टेढ़ा मेढ़ा हो तो हमें सब कुछ वैसा ही दिखेगा। इसे साफ रखना, इसे काबू में रखना ही असली जीत है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब एक जरूरी याद दिलाने वाली घंटी है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां और सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर ही छिपे हैं। अहंकार को वश में करके हम असली तरक्की का रास्ता खोल सकते हैं। तभी हमें स्थायी सफलता मिल सकती है और वो वाला आत्मविश्वास आ सकता है जो बाहरी इनामों पर नहीं, बल्कि अपने काम और अपने सिद्धांतों पर टिका हो। सही। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को कम आंककर, मतलब विनम्र बनकर, असल में ज्यादा बन सकते हैं। कैसे सफलता को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं और कैसे असफलता का सामना इस तरह कर सकते हैं कि वो हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दे। ये एक तरह से अपने बेहतर संस्करण तक पहुंचने का नक्शा है। बिल्कुल। और इस गहरी बातचीत के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू या क्षेत्र है जहां उन्हें लगता है कि उनका अहंकार शायद अनजाने में ही उनकी प्रगति में बाधा डाल रहा है? और अगर ऐसा है तो उस स्थिति में विनम्रता का अभ्यास करना या प्रक्रिया पर ध्यान देना या उद्देश्य को खोजना, ये कैसा दिख सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच बदल दी हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोग नेक्स्ट कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। हर दिन बुक बैंटर पर मिलता है एक नया आइडिया जो आपको 10 गुना बेहतर बना सकता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो।